चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, वहीं से आज हम पहले उस टॉपिक को फिनिश करेंगे, उस टॉपिक को टेकअप करके पहले फिनिश करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में और उसके न्यूमेरिकल। हम लोगों ने उसके साथ डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ भी किया था। उसके आगे हम थोड़ा सा आइडियल नॉन आइडियल को समझेंगे और उसके बाद उस टॉपिक को पूरा फिनिश करेंगे। उस टॉपिक के लास्ट एक छोटा सा पार्ट एजियोट्रॉप को देखने के बाद, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ये भी बताने के बाद। ठीक है, आइए एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड है जिसको मैं कह रहा हूं ए, एक दूसरा लिक्विड है जिसे मैं कह रहा हूं बी, और जब मैं उसको उसमें ऐड कर रहा हूं तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल रहा है। कुछ इस तरह की फिगर को अपने मन में बिठा लीजिए। ठीक है, इसको मैंने मान लिया मेरे पास ये है ए, जिसमें हर एक मॉलिक्यूल ए का एक दूसरे ए के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। वहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए फोर्स, और इसके पार्शियल प्रेशर को मैं कहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए। वहीं पर एक दूसरा लिक्विड है जिसमें हर एक ब्लू लिक्विड एक दूसरे ब्लू लिक्विड से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे ब्लू लिक्विड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं फोर्स मान रहा हूं फोर्स बी भी है, और यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा। इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। परंतु जब मैं उन दोनों को मिला लूंगा तो मुझे एक नई तरह की प्रवृत्ति दिखेगी जिसमें हर एक ए का मॉलिक्यूल हर एक बी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, हर एक ए का मॉलिक्यूल हर एक बी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी अजीब सी प्रवृत्ति होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो नए फोर्स होंगे वो होंगे फोर्स ए बी, और यहाँ पर ए का अलग से वेपर प्रेशर होगा, ए के वेपर्स अलग से निकलेंगे, ऐसे ही बी के वेपर्स भी अलग से निकलेंगे, और वो होगा टोटल वेपर प्रेशर। और यहाँ ए और बी के कितने वेपर्स निकलेंगे, कितने एस्केप करेंगे और कितने उसके वेपर बनेंगे, वो डिपेंड करता है कि बी के कितने मोल्स हैं, मतलब बी का कितना मोल फ्रैक्शन है। इसी तरह से ए के वेपर कितने होंगे, येलो वाले के वेपर्स कितने होंगे। जितने येलो वाले मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा येलो के वेपर्स बनेंगे, उतने ज्यादा वेपर्स होंगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा येलो। तो इसका मतलब ए और बी का यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पर। ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर यहाँ कांस्टेंट लगा पी नॉट ए, यहाँ कांस्टेंट लगा पी नॉट बी, तो यहाँ से फार्मूला बन गया पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए का ये, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी का। यहाँ से ये फार्मूला बना। बहुत अच्छे। इसके अलावा मैंने आपको समझाया, अगर मैं बात करता हूं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई ए के, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जहां मैं पी ए बनाऊंगा, यहां काई ए बनाऊंगा, यहां पर से काई ए शुरू हो रहा है तो काई ए को 0 बोला जाएगा, और एक पॉइंट तक काई ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी काई ए की वैल्यू 1। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बताऊं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, हर बच्चा जानता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का ग्राफ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। यस, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जब मोल फ्रैक्शन इतना था तो प्रेशर इतना था, मोल फ्रैक्शन बढ़ाया तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ा। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ाएंगे और एक समय पर मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। इससे यह दर्शाया जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करता हूं बच्चों, प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहां पर पीबी बनाया जा रहा है, यहां पर काई बी स्ट्रेट शुरू हो रहा है, यहां तक काई बी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब इसके हॉरिजॉन्टल पर काई बी दिखाया जा रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का भी ग्राफ सेम वैसे ही बनता है बच्चों, ऐसे इस तरह से। तो ये दोनों का ग्राफ बन गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं येलो वाले के ग्राफ को,
तो येलो वाले का ग्राफ रिवर्स कर कर कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पी ए होगा, यहाँ से काई बी शुरू होगा 0, यहाँ तक काई बी मैक्सिमम होगा 1, और यहाँ काई बी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएगी। बिल्कुल। अगर मैं इस ग्राफ को उठाकर इसके अंदर मर्ज कर देता हूं, मर्ज डाल देता हूं इसके अंदर, ग्राफ को उठाकर मैं इसके अंदर मर्ज कर देता हूं, तो किस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा बच्चों? ध्यान से देखिए, हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा? हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, जिसमें इधर क्या है, पी ए है, इधर क्या है, पी बी है, यहां से क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पर काई ए 0 है और काई बी मैक्सिमम होगा, यहाँ काई बी 0 है, काई ए मैक्सिमम होगा। देख लीजिए, ये काई बी 0 है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट काई ए 0। बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूं बच्चों, तो दोनों में से एक का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, जिसकी लाइन ज्यादा ऊपर जाएगी, दूसरे वाले का नीचे। और इस तरह से ये दिखाया जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरह से बनाया जाएगा, आइडियलिटी इस तरह से शो की जाएगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आइडियलिटी का मतलब क्या है? केस 1, केस 1, जब पहली कंडीशन क्या है, ओल्ड फोर्स और न्यूअर फोर्स दोनों बराबर है। इसका मतलब ओल्डर फोर्सेस और इक्वल टू न्यूअर फोर्सेस। इसको मुझे थोड़ा सा और छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिगर थोड़ी सी बड़ी बना दी है यार। ओल्डर फोर्सेस आर इक्वल टू न्यूअर फोर्सेस, मतलब एफ ए ए या फिर एफ बी बी इक्वल टू होगा न्यूअर फोर्सेस एफ ए बी। पहली बात, अगर ऐसा है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? 0। क्या है डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब? डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है? एंथैल्पी, एंथैल्पी। डेल्टा एच मिक्सिंग का 0 का मतलब क्या है? कि पुराने फोर्स को तोड़ने में मान लो एनर्जी लग रही है +100, नया जब बॉन्ड बन रहा है उसमें से भी एनर्जी सेम निकल रही है, तभी तो दोनों फोर्स बराबर होंगे ना भाई। मतलब पुराने फोर्सेस और नए फोर्सेस बराबर है, मतलब पुराने बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है, नया बॉन्ड जब बन रहा है तो सेम उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब देयर विल बी नो नेट चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, 0। 0, नो नेट चेंज इन एंथैल्पी। नो नेट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा देता हूं वॉल्यूम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कौन कितनी जगह घेर रहा है। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं इस डेस्क पे बैठा हूं, अभी चेयर पर मैं बड़ा सिकुड़ के बैठा हूं, तो मेरा वॉल्यूम कम है, पर मेरा मास सेम है। जब मैं बेड पे जाता हूं, फैल जाता हूं, मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट मास सेम है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब वॉल्यूम डिपेंड्स कौन कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर पुराने वाले फोर्स और नए वाले फोर्स सेम है, तो इसका मतलब पहले मॉलिक्यूल जितनी जगह घेर रहे थे, अभी भी उतनी ही जगह घेरेंगे। यस। पर अगर मान लीजिए ऐसा होता कि नए वाले फोर्स स्ट्रांग होते, अगर नए वाले फोर्स स्ट्रांग होते तो मॉलिक्यूल काफी करीब होते, अगर मॉलिक्यूल काफी करीब होते तो नया वाला वॉल्यूम कम होता। इसी तरह से अगर मान लीजिए नया वाला फोर्स वीक होता, तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते, वीक फोर्स की वजह से। मॉलिक्यूल अगर दूर दूर होते तो नया वाला वॉल्यूम ज्यादा होता। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों फोर्सेस में कोई बदलाव नहीं है, नए फोर्स पुराने फोर्स दोनों एक जैसे हैं,
तो पुराना जितना वॉल्यूम था नया उतना ही वॉल्यूम होगा, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट मींस वॉल्यूम मिक्सिंग विल आल्सो बी जीरो। और ऐसे सॉल्यूशंस ओबे करते हैं, ओबेज राउल्स लॉ इन एवरी कंडीशन। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया, पर वास्तविक रूप से कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। आप कहेंगे क्यों सर, ऐसा कैसे क्यों नहीं होता? अरे भाई देखो ना, पहली वाली लाइन में क्या लिखा है मैंने, पहली वाली लाइन में लिखा है एफ ए ए इज इक्वल्स टू एफ ए बी, ये लिखा है। यार ये कब होगा, दिमाग लगाओ, ये कब होगा? ए ए तो बराबर है, इसका मतलब जब ये वाला ए बी होगा, मतलब ये तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों बराबर हो, तब जाकर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। ए बराबर बी हो मतलब जो लिक्विड ए है वही लिक्विड बी हो, इसका मतलब पानी को पानी में डालोगे तो आप कहोगे सर ये तो सॉल्यूशन ही नहीं बना। यस, तो इसका मतलब आइडियलिटी वैसे कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। परंतु तब भी कई ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनमें ए और बी एक जैसे होते हैं, लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, पूरे तो नहीं, लगभग लगभग। मतलब ए के फोर्स और बी के फोर्स लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे बेंजीन और टोलुइन। बच्चों, बेंजीन और टोलुइन दोनों लगभग लगभग एक जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो अगर मैंने बेंजीन को ए मान लिया तो इसमें होगा फोर्स ए, टोलुइन को बी मान लिया तो फोर्स बी, और मैंने जैसे कहा कि इनके नए फोर्सेस एफ ए बी भी उनके लगभग लगभग बराबर क्योंकि एक जैसे फोर्स शेयर करते हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्टली आइडियल तो कोई नहीं होता, बट नियर अबाउट आइडियल होते हैं। ये तो केस 1 हो गया जनाब। नाउ व्हाट इज केस 2? केस 2 क्या होगा? केस 2 क्या होगा इसको समझिए। केस 2 होगा जब वो आइडियल नहीं होगा। आइडियल नहीं होगा इसका मतलब न्यूअर फोर्सेस, ओल्डर फोर्सेस और न्यूअर फोर्सेस एफ ए स्लैश एफ बी, मतलब पुराने फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू एफ ए बी। पुराने फोर्सेस नए फोर्सेस के बराबर नहीं है मेरे बच्चों। अच्छा, जब ये नहीं होता, आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप में से कई बच्चे मैथ्स के भी होंगे, तो मैथ्स में आप लोगों ने क्वांटिटी पढ़ ली होगी। तो उन बच्चों को मैं बताऊं, जैसे क्वांटिटी में सवाल होते हैं x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, जैसे कोई भी fx है, मान लीजिए 3x माइनस 2 और 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉन्टिन्यूटी में आप ऐसे ही करते हैं कि फंक्शन में ये तो पाई बाई 2 है, और जो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल में क्या होता है, इसका मतलब x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी भी हो सकती है, x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी भी हो सकती है। दोनों कंडीशन लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लगाते हैं। तो इसका मतलब जब कोई चीज बराबर नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने कहा x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, तो नंबर लाइन पे ये रहा पाई बाई 2, और मैंने कहा x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या होगा, या तो पाई बाई 2 से छोटा होगा या तो पाई बाई 2 से बड़ा होगा। यही तो दो कंडीशन अराइज करते हैं बच्चों। उसी तरह से बच्चों यहां पर भी वही चीज है। If I am saying that older forces are not equal to newer forces, that means the newer forces may be greater than older forces or newer forces may be weaker than older forces. That means यहां से दो केस अराइज होते हैं, फिर से दो केस अराइज होते हैं। जब एफ ए या एफ बी से बड़े होते हैं एफ ए बी, नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ओल्डर फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है न्यूअर फोर्सेस, इसका मतलब ये हुआ नए फोर्स ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, नए फोर्स ज्यादा मजबूत है तो भाई सुन लो मेरी बात, बड़े अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहो, बहुत ध्यान से सुनते रहो, बड़ी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। जब नए फोर्सेस वीक होंगे, नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो क्या होगा भाई, पुराने बॉन्ड को तोड़ूंगा, सुन लो मेरी बात, पुराने बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है एनर्जी 100, ये प्लस है, क्यों? क्योंकि तुम एनर्जी दे रहे हो उसे तोड़ने के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी दे रहे हो तोड़ने के लिए, प्लस 100।
अब नए फोर्स जो बन रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अब एक बात समझ लो बेटा, जब स्ट्रांग फोर्स बनता है तो एनर्जी ज्यादा निकलती है बच्चों। जब स्ट्रांग बॉन्ड बनता है ना, स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी जो निकलेगी वो ज्यादा होगी, मैंने बता दिया। इट इज ग्रेटर। तो निकलेगी कितनी? -150, 100 से ज्यादा निकलेगी। तो ओवरऑल एंथैल्पी कितनी हो गई? -50, क्योंकि जो निकली वो ज्यादा है। ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब न्यूअर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग होगा नेगेटिव। एक्सो। सॉल्यूशन जो बनेगा वार्म, गर्म बनेगा। 2018 में सवाल आ चुका। गर्म बनता है क्यों? जो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मैंने भी समझाया, प्लस लग रही है 100 से तोड़ने में, निकल रही है 150, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है नया बॉन्ड, निकल रही है एनर्जी -200, ज्यादा एनर्जी निकल रही है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और डेल्टा एच उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। इसी तरह से डेल्टा वी मिक्सिंग भी होगा नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग भी होगा नेगेटिव। आपको समझा देता हूं डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव कैसे होगा। नए फोर्स अगर मजबूत है, मान लो ए के मॉलिक्यूल ऐसे थे और नए फोर्स ए बी के मॉलिक्यूल, इसका मतलब ए के फोर्स ऐसे थे, और जो नया ए बी का फोर्स बना वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बना है मतलब मॉलिक्यूल करीब है। अगर मॉलिक्यूल करीब है तो वो कम जगह घेर रहे हैं बच्चों, कम जगह घेर रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया। अगर मान लो 10 ml ए था, 10 ml बी है, तो वो 20 ml नहीं बनेगा, 20 ml से कम बनेगा, 18 ml बनेगा, 16 ml बनेगा, कम बनेगा, 20 ml से कम बनेगा। मतलब पहले था 20 ml, जोड़ने से पहले था 20 ml, नया है 16 ml, कम जगह घेर रहा है क्योंकि नया फोर्स स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल ज्यादा करीब करीब है। तो अगर मैं V फाइनल से V इनिशियल माइनस करता हूं तो नेगेटिव -4 ml आता है। इसका मतलब डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव आ रहा है। मैं जो बात बता रहा हूं ना, ध्यान से समझ लीजिए। स्कूल में जब आपको कराएंगे तो आपको सीधे बता देंगे डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है। डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे नेगेटिव है, कैसे पॉजिटिव है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने बताया आपको नए फोर्स मजबूत है, तो भाई इधर देखिए जरा इस फिगर में, नए फोर्स अगर ज्यादा मजबूत है, अगर भाई साहब नए फोर्स ज्यादा मजबूत है तो पार्टिकल पार्टिकल को तेजी से पकड़ के रखेगा। इसका मतलब पार्टिकल का एस्केप होकर वेपर बनना के चांसेस कम हो जाएंगे। दोबारा से समझिए, अगर नए फोर्स ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उनका एस्केप होकर, उड़कर वेपर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसका मतलब कम एस्केपिंग होगी, कम वेपर फॉर्मेशन होगा, और अगर कम वेपर फॉर्मेशन होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा, लेस एस्केपिंग, लेस वेपर प्रेशर, तो सब कुछ कम हो गया। ऐसे को हम लोग नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, आइडियलिटी से नेगेटिव की तरफ डेविएशन। मतलब अगर हमने उस ग्राफ को हम देखते हैं, पी ए था इधर, पीबी था इधर, यहां से काई ए 0 शुरू हो रहा है, यहाँ पर काई ए मैक्सिमम पहुंच रहा है, यहाँ काई बी 0 है, यहाँ काई बी मैक्सिमम में पहुंच रहा है, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से उसके ग्राफ को शो करते हैं, और ये रहा उनके पीक पॉइंट को, ये आइडियलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ए की बात करता हूँ, ए का ग्राफ ऐसे बना है, ए का ग्राफ ऐसे बनता था, अब ए का ग्राफ कम हो जाएगा, ऐसे बनेगा। क्यों? ए का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्यों? समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिएगा तो बहुत कुछ समझेंगे।
मतलब पहले मान लीजिए मैंने एक पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट है ये, इधर पॉइंट नहीं है, सॉरी, इस पॉइंट पर अगर मैं आइडियल का वेपर प्रेशर देखूं तो ये आ रहा है, और इसका वेपर प्रेशर देखूं तो ये आ रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, मतलब पॉइंट एक है, काई का मान लो काई ए है, यहाँ पर काई ए मान लो 0.5 है, तो 0.5 जब काई ए है, आइडियलिटी में इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए था। मान लो ये है 0, ये है 10, ये है 10, ये है 15, ये है 20, तो होना चाहिए था 20, है कितना 10, कम। एक और पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट, इस पे आइडियलिटी का प्रेशर कितना है, इतना, बट असलियत में कितना है ये देखो। तो हर बार हर मोल फ्रैक्शन में जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे कम है, उससे कम है, कम है हर बार। ये आप रख देते रेफरेंस के लिए तो अच्छा होता, मैंने ये ग्राफ, ये आइडियलिटी है, डेविएशन क्या है, ये रहा डेविएशन, ये रहा डेविएशन। तो आप लोग किसी भी पॉइंट पे इसको जज कर सकते हैं। इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर ये है और इसका वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, नेगेटिव डेविएशन कितना नीचे की तरफ गया है, नेगेटिव डेविएशन को बूझिए जरा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए, ये भी कम हो गया और टोटल भी कम हो गया भाई साहब, टोटल भी कम हो गया, तो इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। बच्चों याद कर लो, समझ लो मेरी बात अच्छी। अब दूसरी तरफ दूसरा कंटेंडर बैठा हुआ है कि नए फोर्स, मतलब जो नया फोर्स बन रहा है वो वीक है, मतलब ओल्डर फोर्सेस ज्यादा मजबूत हैं, न्यूअर फोर्सेस। इसका मतलब न्यूअर फोर्सेस आर वीकर, नए बॉन्ड वीक है, कमजोर है। नए बॉन्ड अगर कमजोर है, इसका मतलब पुराने बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी 100 और नया बॉन्ड कमजोर बना, कमजोर मतलब हल्का फुल्का सा बना, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो भी कम रिलीज हुई, -50। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया, एनर्जी +50। तो इसका मतलब ओवरऑल एंथैल्पी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हुआ, पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल प्रोसेस इज एंडो। ऐसा सॉल्यूशन जब बनता है तो कूल, ठंडा बनता है। अब वी मिक्सिंग की बात जरा एक बार देख लेते हैं। नया फोर्स जो बना, जैसे मान लीजिए ये ए फोर्स था, ये ए फोर्स और नया फोर्स कमजोर बना। कमजोर फोर्स का मतलब है, खुद समझो ना, फोर्स अगर कमजोर है तो मॉलिक्यूल करीब नहीं होंगे ना, फोर्स अगर कमजोर है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, फोर्स अगर कमजोर है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो इसका मतलब ज्यादा जगह घेर रहे होंगे बाबू। तो इसका मतलब जो नया वॉल्यूम मिक्सिंग है वो जो है पॉजिटिव, मतलब अगर 20 ml था पहले तो अब 25 ml बनेगा, और वी इनिशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव 5 ml निकलेगा भाई साहब। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग होगा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव फैक्टर। अब अगर समझिए नए फोर्स वीक है, यहां पर इस पे नए फोर्स अगर कमजोर है, मॉलिक्यूल दूर है, कमजोर फोर्स है, कमजोर, तो इसका मतलब जब ए एस्केप कर रहा है बी उसे रोक नहीं रहा, तो ए एस्केप बहुत ज्यादा कर रहा है। इसी तरह से जब बी एस्केप कर रहा है, ए उसे नहीं रोक रहा, तो बी के भी बहुत सारे वेपर्स बन रहे हैं भाई साहब। तो इसका मतलब इस केस में भाई साहब हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर नए फोर्स कमजोर हैं तो वहां पर ज्यादा एस्केप करेंगे, ग्रेटर एस्केपिंग, और जितने ज्यादा एस्केप करेंगे उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर होंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब इस केस में सब कुछ प्लस प्लस प्लस,
बढ़ रहा है सब कुछ, इसका मतलब ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। आइडियलिटी से पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बच्चों, तो यहां बनता है पी ए, यहां बनता है पीबी, काई ए 0 है, काई बी 1 है, काई ए 1 है, काई बी 0। ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, इसका ग्राफ बढ़ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर नॉर्मल वाले से ज्यादा है, आइडियलिटी से ज्यादा है वेपर प्रेशर। मतलब समझिए मेरी बात, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं नॉर्मल, और ये बनता है ऐसे, इसका मतलब किसी भी समय पर आप मान लीजिए इतने मोल फ्रैक्शन पे चेक कर रहे हैं, इतने मोल फ्रैक्शन पे चेक कर रहे हैं, जब इतना काई होगा, इतना मोल फ्रैक्शन होगा, तो इतना होना चाहिए था आइडियल में, पर उसका कितना देखा जाएगा? इतना। मतलब यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ गया बच्चों, बढ़ गया यहां पर। इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेविएट हुआ आइडियलिटी से, बट पॉजिटिव की तरफ, है ना? मैंने कहा था भाई आइडियल बच्चा वो है जो दिन में 8 घंटे पढ़े। भाई साहब, तुमने कहा 8 घंटे पढ़ने वाला बच्चा कहाँ है? नहीं मिला। पर कई बच्चे ऐसे हैं जो 8 घंटे से कम पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव डेविएशन। कुछ एक बच्चे भाई साहब एक्सेप्शनल टॉपर्स जो 8 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ज्यादा पॉजिटिव, कम नेगेटिव। ये वाला फैक्टर आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आज के लेक्चर का दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है, व्हाट मेक्स द फोर्सेस स्ट्रांग, व्हाट मेक्स द फोर्सेस वीक। क्या चीज फोर्स को स्ट्रांग बनाती है, क्या चीज फोर्स को वीक बनाती है? तो अगर मैं लिक्विड्स के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं। बच्चों मैंने इतने बड़े शब्द का एक छोटा भी नाम लिखवा रखा है, कौन मुझे बताएगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा नाम, IMFA, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं लिक्विड्स की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, तो बेसिकली दो तरह के फोर्स होते हैं। एक होते हैं वीकर वैंडर वॉल फोर्सेस, जो गैसेस में भी मौजूद रहते हैं, वीक, कंपैरेटिवली कमजोर। और दूसरे जो इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर, एच बॉन्डिंग। बेटा एच बॉन्डिंग नाम से तो बॉन्डिंग है, बट याद करिए क्लास 11 चैप्टर 4 आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो अभी सुन लीजिए मेरे मुंह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से बॉन्डिंग है, परंतु यह भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। पर कंपैरेटिवली यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत है वैंडरवाल से। बस इसका मतलब सर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं वैंडरवाल फोर्सेस और एक होते हैं एच बॉन्डिंग। जो वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं कंपैरेटिवली वीक होते हैं, जो एच बॉन्डिंग होते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। और सही यहीं से रास्ता खुल गया। मैंने कहा कैसे बेटा? आपने कहा सर अगर मान लीजिए ओल्डर फोर्सेस में अगर मान लीजिए वैंडरवाल फोर्सेस, बिल्कुल, और जो न्यूअर फोर्सेस हैं उसमें एच बॉन्डिंग है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब नए फोर्स मजबूत हो गए, नए फोर्स मजबूत हो गए। और अगर इसका वैसा वर्षा मान लीजिए कि पहले तो एच बॉन्डिंग था भाई साहब, और नए फोर्स एच बॉन्डिंग टूटकर वैंडरवाल फोर्सेस बन गए, इसका मतलब नए फोर्स वीक हो गए, नए फोर्स कमजोर हो गए। अब मान लीजिए ऐसा है,
तो इससे आपने पता कर लिया कि ज्यादातर सर कैसे आपको डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन हमें अपने आप बहुत हद तक पता लग सकता है। अपने आप बहुत हद तक पता लग सकता है अगर तुम कोशिश करोगे कि कब नेगेटिव डेविएशन होगा, कब पॉजिटिव डेविएशन। इसके लिए मैं आपको एक रामबाण इलाज बताना चाहता हूं। रामबाण इलाज ये है भाई साहब कि अल्कोहल्स में नोट लिख देता हूं, एक नोट। क्या है नोट? कई बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और उसमें मैंने बताया है कि अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अमाइंस, अगर कहीं पर ये हो तो उनमें एच बॉन्डिंग होती है, उनमें एच बॉन्डिंग हो। कहीं पे भी आपको अल्कोहल दिख जाए, ज्यादातर अल्कोहल दिखेगा, 90% केसेस में अल्कोहल दिखेगा। तो अगर आपको कहीं अल्कोहल दिख जाए, आंख बंद करके समझ जाओ सर इसका मतलब पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। और अल्कोहल में आप कुछ भी डालोगे, कुछ भी डालोगे, अल्कोहल के आपस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। और अगर अल्कोहल के आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, बच्चों क्या होगा? नया बॉन्ड वीक होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है ना, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो मजबूत बॉन्ड अगर टूटेंगे तो कोई दूसरी आइटम जब आप उसमें डालोगे तो नए बॉन्ड वीक बनेंगे। इसका मतलब अल्कोहल में जब आप कुछ भी डालेंगे तो रख लीजिए सर वो तो पॉजिटिव डेविएशन। सर वो तो पॉजिटिव डेविएशन बने, इतनी बात तो तय है। अब आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बुरी आदत है लोगों को अल्कोहल्स पीने की। और आप जानते होंगे कि अल्कोहल को हमेशा वाटर के साथ मिक्स करके पिया जाता है, जानते हैं आप? अच्छा, कई लोग तो नहीं जानते दुनिया में ऐसा क्यों करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि करते हुए देखा उन्होंने, वो ऐसा ही करते हैं। आपको बता रहा हूँ सही में। कई लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं अल्कोहल का ना असर कम हो जाता है यार, पानी मिलाने से अल्कोहल का असर कम हो जाता है। बेवकूफ होते हैं वो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग जानते होते हैं यार, कहते हैं अल्कोहल में जब पानी मिलाते हैं ना यार अल्कोहल खुलता है, तब उसका असली टेस्ट आता है। ऐसा लोग कहते हैं। तो देखो उनको कितनी केमिस्ट्री आती है यार, क्योंकि असली रीजन अल्कोहल में पानी डालने का यही है बच्चों, कि अल्कोहल में जब पानी डालता है तो वो अल्कोहल खुलता है। 10 ml अल्कोहल में 10 ml पानी मिलाओगे ना, तो जो कंटेंट है वो कंटेंट 20 ml से ज्यादा होगा, 20 ml से ज्यादा होगा पक्का। 25 ml बन जाएगा, 30 ml बन जाएगा। अल्कोहल खुलता है क्यों? क्योंकि अल्कोहल जैसे मान लो ए है तो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है। क्यों कॉम्पैक्ट होता है? क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है। और जब मैं अल्कोहल को बी में डाल देता हूं तो जो नए बॉन्ड बनते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। तो इसलिए वो ज्यादा जगह घेर लेते हैं। इसलिए कहते हैं अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स खुलते हैं और उसी से रियल टेस्ट आता है। तो आपके एग्जाम में चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक बात समझा दी, अगर कहीं पर अल्कोहल है तो वो सीधे आंख बंद कर पॉजिटिव डेविएशन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इंडिकेशन कर रहा है, माइंस है तो इंडिकेशन कर रहा है कि वो पॉजिटिव डेविएशन ही होगा, नए बॉन्ड वीक ही बनेंगे। और अगर अल्कोहल नहीं है तो 90% चांस है वो नेगेटिव डेविएशन। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ नेगेटिव डेविएशन के, ज्यादा एग्जाम्पल लिखूंगा ज्यादा, क्योंकि ना आजकल 100% चांस है इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है? आप लोगों को एग्जांपल दे दिया और बताया, बताओ ये किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है।
बताओ ये किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है। तो आप लोगों को एकदम सचेत रहना है भाई साहब। मैंने आपको तुरंत तुक्का बता दिया, तरीका बता दिया, जिससे आप बहुत सारी चीजें हल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूँ, तो पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहला मेरा केस क्या आता है, सबसे पहला एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर। यस, यही जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मिथेनॉल प्लस वाटर। ध्यान से सुनते रहिएगा। इथेनॉल प्लस एसीटोन। समझ रहे हैं मेरी बात? इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ये सब आंख बंद करके सर, आंख बंद करके, आंख बंद करके कराओ। क्या बात कर दी आपने, आंख बंद करके लिख दो। अल्कोहल देख लिया आपने, तरीका बता ही दिया था, हटाओ सर साहब। CHCl3 प्लस CCl4, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्लोरोफॉर्म के अंदर, कम होती है, वो टूट जाती है जब उसमें क्लोरोफॉर्म डाला जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो पॉजिटिव डेविएशन में है। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करता हूं, नेगेटिव डेविएशन तो इनमें ऐसे आएंगे जो अल्कोहल से मुक्त होंगे, जिनमें अल्कोहल नहीं है, जैसे एसीटोन प्लस एनिलीन, जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। आपको सीखना है, जैसे HNO3 निट्रिक एसिड प्लस पानी, जैसे क्लोरोफॉर्म पानी और HCl। एसिड में कभी भी पानी डालते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन बनता है, इसीलिए तो भाई एसिड में पानी डालते हैं तो गर्म हो जाता है। याद है क्या था क्लास 10th का वो क्वेश्चन, कि डाइल्यूशन के समय कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, एसिड को पानी में डालना चाहिए, क्योंकि वो गर्म बनता है। गर्म बनता ही आपके दिमाग में आना चाहिए यार नेगेटिव डेविएशन। क्या बात कर दी, लिखवाई है मैंने पीछे, तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो ये मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे थोड़ा सा जज कर सकते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कि when you know the newer forces have hydrogen bonding, then they become stronger, and if the older forces has existing hydrogen bonding and newer bond disturbs the existing bond, then the newer bonds will be weaker. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। और ये टॉपिक एकदम फ्रेश टॉपिक है, ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता, तो अगले 20-25 मिनट के लिए, 15-20 मिनट का टॉपिक है, आप बहुत बहुत मन से देखिएगा। क्या है ये टॉपिक, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप ये कुछ खास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप्स कहा जाता है, कुछ खास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, स्पेशल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सम स्पेशल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिनके अंदर दो कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से दो कैरेक्टर? which have first which have almost same बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम। जैसे एक लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस, बी एक लिक्विड है 95 डिग्री सेल्सियस। आप समझिए मेरी बात।
दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम, जब लगभग लगभग सेम है तो एक फ्रैक्शनेटिंग टावर होगा। आप जानते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर क्या होता है? फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है जिसके में ऊपर जाते हुए टेम्परेचर बढ़ता है। मान लो इस रेंज में टेम्परेचर 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, मैंने एक मिक्सचर A प्लस B को इसमें डाल दिया, तो मान लो अगर A का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो जैसे ही जाएगा A इस जोन से निकल जाएगा। बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो अगर 200 है तो बी इस जोन से जाएगा। इसका मतलब दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है उनको हम इस बेसिस पर रिजॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर। इसका मतलब दो लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। परंतु अगर मान लीजिए दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, जैसे एक का 100 है दूसरे का 95 है, तुम कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, इनको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे आप, दोनों एक ही नोजल से निकल जाएंगे, एक ही टेम्परेचर जोन से निकल जाएंगे। इसका मतलब अगर दो खास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एक जैसा है, सेम है, तो वो एजियोट्रॉप्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से उनका एक नाम भी रखा गया, दे हैव ऑलमोस्ट सम स्पेशल टाइप, स्पेशल लिक्विड लिक्विड, ऐसे लिखो, स्पेशल liquid liquid type solution which have almost same boiling point, इसीलिए इसको also known as constant boiling mixtures, also known as constant boiling mixtures। दूसरा क्या है? दूसरा ये है उनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में सेम होगी। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कॉम्पोजिशन मतलब क्या है, याद है किसी को? कॉम्पोजिशन नया शब्द है। कॉम्पोजिशन मतलब अगर वो कॉम्पोजिशन पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है बताइए? हाँ भाई, कॉम्पोजिशन मतलब क्या? अगर किसी सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन पूछा जा रहा है मतलब क्या पूछा जा रहा है? यस, दे आर आस्किंग फॉर मोल फ्रैक्शन। सुमित कुमार, वेरी गुड। आप लोग जब कोई चीज खरीद के लाते हैं दवाई, तो उसके पीछे कॉम्पोजिशन लिखा होता है ना, इसका मतलब कौन कितना परसेंट है, कौन कितना मोल्स है। यस, तो अगर उसका कॉम्पोजिशन सेम है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, दोनों में, मतलब लिक्विड फेज में अगर मैं काई ए बात करता हूं और कल मैंने बताया वेपर फेज में काई ए डैश होगा, अगर काई ए और काई ए डैश दोनों बराबर है, मतलब जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड में था, मतलब 70-30 मान लो था, 70 था काई ए और काई बी 30 था लिक्विड स्टेट में, और जब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वही 70-30 का रेशियो है, मोल फ्रैक्शन सेम है, तो उस केस में मैं कहता हूं ऐसे सॉल्यूशंस को, खास सॉल्यूशंस को एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। तो स्पेशल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन व्हिच हैव पॉइंट 1 ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट, आल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और दूसरा पॉइंट, सम स्पेशल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम composition in liquid as well as वेपर फेज। लिक्विड फेज में, वेपर फेज में, दोनों में सेम कॉम्पोजिशन है। ठीक है, उसको हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। अभी एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं बच्चों, कैसे अभी बताते हैं। हमने पीछे ग्राफ में देखा, अब देखिए, अगर मैं सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करता हूं पॉजिटिव डेविएशन, ये हटा देता हूं,
सिर्फ टोटल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन शो किया। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन मतलब है नए फोर्स वीक है, नए फोर्स वीक है इसका मतलब ज्यादा एस्केप कर रहे हैं, नए फोर्स वीक है, दोबारा बोल रहा हूं, नए फोर्स वीक है इसका मतलब नए फोर्स कमजोर है, मॉलिक्यूल आसानी से खुल रहे हैं, उड़ रहे हैं, ज्यादा वेपर बन रहा है, ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो इधर इस पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूं, इस पॉइंट पर एक लाइन खींच देता हूं, और क्या मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट पर काई ए इतना है, ये काई ए है, और इतना काई बी है, ठीक है, पहली बात। इस पॉइंट पर इतना वेपर प्रेशर होना चाहिए था। दूसरी बात, इतना वेपर प्रेशर है मतलब इतना बढ़ गया, तो इसका मतलब ये चीज क्या दिखा रही है, डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है ये चीज पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। तो आपने कहा सर इधर जाएंगे जब काई ए थोड़ा सा कम होगा, काई भी थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये डेविएशन और बढ़ेगा। यस, ये डेविएशन सर और बढ़ेगा, और ऐसा करते करते सर एक ना एक पॉइंट तो ऐसा होगा। मैंने कहा क्या क्या होगा, आप कहोगे सर उस पॉइंट पर ये डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं इसको नीचे मिलाऊं तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, इतना जब काई ए होगा सर, और इतना जब काई बी होगा मौजूद, तो सर डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। मतलब इस समय पर ध्यान से, डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब समझ, आधे बच्चे तो इसका मतलब नहीं समझ पाते। पॉजिटिव डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब इस समय वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। जब इतना काई होगा, जब इतना काई होगा और इतना काई बी होगा, तो उस समय में सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे होंगे। इसका मतलब उस समय पर सबसे ज्यादा वीक फोर्स होंगे, तभी तो सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे होंगे। आप मेरी बात को समझिए, जब इतना ए होगा, इतना बी होगा, तो उस समय पर सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर नोटिस किया गया। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर नोटिस करने का मतलब है उस समय पर सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे होंगे, सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे होंगे। इसका मतलब उस समय पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल क्यों एस्केप कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना काई ए और इतना काई बी को मिक्स करोगे ना बाबू, तो फोर्सेस सबसे कमजोर होंगे। मतलब इस समय पर फोर्सेस सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, ये कह सकते हो। तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एस्केपिंग हो रही है, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल खुलकर वेपर्स बन रहे हैं आसानी से। और ये भी कह सकते हो कि इस समय पर उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, क्योंकि वो सबसे आसानी से बॉयल हो जाएगा। किसी लिक्विड को बॉयल करना मतलब उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना, इस समय पर फोर्सेस इतने कमजोर होंगे कि वो लिक्विड सबसे आसानी से बॉयल हो जाएगा। और पूरे सिनारियो में ये पॉइंट ऐसा होगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, तो हम इसको कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। जब इतना काई ए होगा, इतना काई बी होगा, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट shows what, shows maximum positive deviation, which means, इसके मतलब क्या है, which means at this composition of chi A and chi B, escaping is maximum, सबसे ज्यादा escaping होगा, which means forces are weakest, and it shows the minimum boiling.
and hence it forms minimum boiling azeotrope. So minimum boiling azeotrope, इसमें हम minimum boiling azeotrope की बात करें। जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो, ठीक है। Thus minimum boiling एजियोट्रॉप्स कब शो करते हैं? जब पॉजिटिव डेविएशन होता है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो आसानी से बॉयल होगा। Thus minimum boiling azeotrope will be shown by the liquid which shows large positive deviation from ideality, ठीक है। आइडियलिटी से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल बताओ तो माने, है ना। एग्जाम्पल मिनिमम बॉइलिंग, आसानी से बॉयल होने का एग्जाम्पल, जब इथेनॉल को वाटर में डालते हो, इथेनॉल को वाटर में डालते हो, अराउंड 95% इथेनॉल प्लस 4% वाटर। देखो एक सिंपल सी बात है सर, अल्कोहल प्लस वाटर आ गया। सर आपने क्या कहा था, अल्कोहल कैसा होगा? अल्कोहल जब भी आ जाए तो इसका मतलब सर पहले के फोर्स मजबूत, आगे के फोर्स वीक। इसका मतलब जब भी अल्कोहल आ जाए, आपने कहा है 90% 99% चांस है वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो जो पॉजिटिव डेविएशन है मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर दिखा रहा है, भाई जो ज्यादा वेपर प्रेशर दिखा रहा है उसी का तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, क्योंकि वो तो बॉयल करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वेपर्स बन रहा है भाई, अपने आप ही वेपर बन रहा है, अपने आप ही वेपर बन रहा है। तुम थोड़ा सा हीट करोगे भाई, ले बॉयल हो गया। इसका मतलब भैया ये पॉजिटिव डेविएशन शो, ज्यादा जितना पॉजिटिव डेविएशन करेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, और ऐसे को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप करेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या एग्जिस्ट करती है सर? दूसरा है कि भाई नेगेटिव डेविएशन। तो अगर तुम नीचे वाला हटा दो तो सर ये कब बनेंगे सर, आप बताइए। भाई साहब क्या बच्चों वाली बात कर दी। सबसे ज्यादा कहां पर है ये वाला पॉइंट, सबसे ज्यादा तो जब तुम इसको नीचे मिलाओगे, समझने की कोशिश करो, वेपर प्रेशर होना चाहिए था इतना, इसका इतना, दोनों का है कितना, इतना इसका और इतना इसका। इस बात को समझने की कोशिश करो। इसका मतलब जब काई ए इतना होगा भाई, और जब काई बी इतना होगा इस समय पर भाई साहब फोर्सेस ग्राफ सबसे ज्यादा नीचे है, वेपर प्रेशर सबसे कम। अपना दिमाग लगाओ, वेपर प्रेशर सबसे कम मतलब कम वेपर्स बन रहे हैं, कम वेपर्स बन रहे हैं मतलब इस समय पर सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो किया जा रहा है। फोर्स बड़े मजबूत है, वेपर बनाना बहुत मुश्किल है इस समय पर, मजबूत फोर्स है उसको तोड़ा नहीं जा पा रहा। इसका मतलब इस समय पर जब इतना काई और इतना काई भी होगा तो याद कर लो भाई साहब, बड़ी मुश्किल होगी इसको बॉयल करने में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा भाई, ये नहीं होता आसानी से बॉयल। इसको बॉयल करने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि इस समय पर ये सबसे कम वेपर प्रेशर शो कर रहा है, इस समय पर सबसे कम एस्केप हो रही है वेपर। तो समझिए एजियोट्रॉप को आधे लोग समझते ही नहीं है, याद करके दो लाइनें चल जाते हैं आगे, फिर आगे फंस जाते हैं ना जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं।
तो ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है? लेट मी टेक अनदर कलर पेन, लेट मी टेक ग्रीन कलर पेन। सारे कलर्स हो गए इसमें। दिस पॉइंट shows maximum deviation, maximum negative deviation from ideality. It means at this composition of chi A and chi B, forces are strongest. Forces are strongest. सबसे ज्यादा forces मजबूत. Forces are strongest. Escaping is least, and hence boiling point is maximum. Such type which shows large negative deviation from ideality forms maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope. Example इसका सबसे फेमस, जब 68% निट्रिक एसिड 32% वाटर के साथ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 68% निट्रिक एसिड 32% वाटर के साथ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और एग्जांपल, जब लगभग 20% HCl 80% वाटर के साथ मिलती है, और लगभग 72% वाटर 72% HClO4 लगभग पर क्लोरिक एसिड, इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, मिक्स होता है 28% वाटर के साथ। ये 3 एग्जांपल दिए, इसमें मैं थोड़े से ज्यादा एग्जांपल और पुट ऑन कर देता हूँ, थोड़े से कॉम्पिटिटिव के लिए भी आप लोग तैयार हो जाते हैं। इससे अच्छे एग्जांपल्स हैं ये वाले। तो लगभग 62 72 हाँ लगभग 72% प्रोपेनॉल जब 28% H2O के साथ मिलता है, या फिर 33% CHCl3, ये बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं। अपना 67% इथेनॉल के साथ, पहले इथेनॉल लिखो, 67% इथेनॉल, जहाँ पे भी अल्कोहल देखते हो आपको मैंने बता दिया पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब नेगेटिव मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। 33% क्लोरोफॉर्म। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज का लेक्चर हम ओवर करते हैं, और ये सारा सॉल्यूशंस फिनिश हो गया आज हमारा। तो आज हमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, बड़ा काम किया, सॉल्यूशंस पूरा खत्म किया। एक अब सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रह गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डील करेंगे अगले लेक्चर में।
तो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन। जरूर